Hello dear friends, you all are very welcome in our channel Learn with Dr. प्रगति। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कथन व कारण से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को उत्तरकार कहा गया है। तो अभिकथन क्या दिया गया है? फाटक द्वार लगी कॉलोनियाँ यानी गेटेड एनक्लेव्स उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों को परिलक्षित करती हैं। कारण क्या है? केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। फाटक द्वार लगी कॉलोनियाँ यानी गेटेड एनक्लेव्स मतलब जो सुरक्षा पूर्ण परिक्षेत्र में आती हैं, जिनमें उच्च आय समूह मतलब क्रीमी लेयर वर्ग के लोग निवास करते हैं, वो उनके आवासीय क्षेत्रों को परिलक्षित करती हैं। और केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस, वाई.बी. दामले। राइट आंसर क्या होगा? जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये जी मानते हैं कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। घुरिये ने अपनी इस विचारधारा पर आधारित महाराष्ट्र की एक जनजाति कोली पर संपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है द महादेव कोलीज, जो 1963 में आई थी। पुस्तक का नाम क्या है? द महादेव कोलीज, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय जनजातियों की स्थिति हिंदुओं के पिछड़े दलित वर्ग के जैसे ही है। उनके पिछड़ेपन का कारण हिंदू समाज से पूरी तरह एकीकृत न होना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और घुरिये ने भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के रूप में आत्मसात की नीति भी प्रस्तावित की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मसात की नीति। ये किसने दी है? घुरिये ने भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के रूप में दी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड, ये अमेरिका के हैं। आयोग के अनुसार ये क्वेश्चन डिलीट किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कार्ल माइनहाइम का होगा, क्योंकि कार्ल माइनहाइम जो हैं ये ऑस्ट्रिया हंगरी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जर्मनी के नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैं। और फिलहाल आयोग के अनुसार ये क्वेश्चन डिलीट है, तो राइट आंसर तो ये सेकंड है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ये अमेरिका के हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में हुआ था, यानी 1897 में। और ये कार्ल माइनहाइम ये ऑस्ट्रिया हंगरी के हैं। इनका जन्म 27 मार्च 1893 में हुआ था, यानी 1893 में। और ये क्लाउड लेवी स्ट्रास ये फ्रांस के हैं। इनका जन्म हुआ था 1908 में। ये संरचनात्मक मानव शास्त्र के प्रणेता हैं और मुख्य रूप से भाषा मिथक, भाषा शास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजातीय समाजों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा क्या है? एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड लंदन। और ये
इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1938 यानी 1938। ये संरचना के सिद्धांत और समाजों के बारे में समग्र दृष्टिकोण के बारे में जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक यानी आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? किसका समर्थन किया था? हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक सांस्कृतिक विषय का, हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, कबीर, पेरियार। तो किसने किया था समर्थन? M.K. गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी के और भी प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे सत्य अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, स्वराज का सिद्धांत, सर्वोदय सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत, अस्तेय का सिद्धांत, अपरिग्रह व नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हर एक दृष्टि से समझेंगे, कैसे भी पूछा जा रहा है हमको राइट आंसर देना है। अब फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैच करना है, समाजशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परंपरा दी गई है। तो इमाइल दुर्खीम ये क्या है? ये प्रकारवाद से संबंधित हैं। क्लिफोर्ड गिट्स ये व्याख्यात्मक से जुड़े हुए हैं। और क्लाउड लेवी स्ट्रास ये संरचनावाद के हैं। माइकल फूको ये उत्तराधुनिकता के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आधार पर प्रकारवाद, इमाइल दुर्खीम, क्लिफोर्ड गिट्स, व्याख्यात्मक, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? एक गुणवत्ता परक और एक क्या? मात्रात्मक चर। ठीक है फ्रेंड्स, दो चर, एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सहसंबंध गुणांक, R फाई गुणांक, काइक स्क्वायर x2, टी टेस्ट। राइट आंसर क्या है? काइक स्क्वायर x2। ठीक है फ्रेंड्स, काइक स्क्वायर x2 सांख्यिकी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? कार्ल पियर्सन जी ने किया था। सांख्यिकी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था? प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? J.H. स्टीवर्ड, G.L. यंग, W.R. कैटन जूनियर, R. डनलप। राइट आंसर क्या होगा? J.H. स्टीवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जूलियन स्टीवर्ड। जूलियन स्टीवर्ड ने इस शब्द को गढ़ा था ये समझने के लिए कि किस प्रकार मनुष्य पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों के अनुकूल होते हैं और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की कल्पना करते हैं। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीनियर इवोल्यूशन यानी संस्कृति के सिद्धांत में परिवर्तन, मल्टीलिनियर इवोल्यूशन की विधि जो 1955 की है, जिसमें सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द देते हैं,
इसमें इनका कथन है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी पर्यावरण परिवर्तन के लिए संस्कृति द्वारा प्रेरित होने के तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं? शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के लिए परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? R.S. लोवी, इमाइल दुर्खीम, B.P. मुखर्जी, पियरे बोर्ड्यू। राइट आंसर क्या रहेगा? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का मत है कि शिक्षा समाज के आदर्श नियमों व मूल्यों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। यह व्यक्तियों के सामूहिक जीवन को जोड़ती है। यानी शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक गुणों का विकास करना है, जिससे कि वो संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन, ऑप्शन क्या है? एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आर डेरेनडार्फ। प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन यानी हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, तो ये एंटोनियो ग्राम्सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन एंटोनियो ग्राम्सी ने किया था। वे इटली के एक प्रमुख नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार रहे हैं। वे प्रमुख रूप से मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाओं के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाओं के लिए। प्रभुत्व या प्राधान्य से तात्पर्य एक ऐसे सांस्कृतिक नेतृत्व से है जो शासक वर्ग से होता है। हेजीमनी, प्रभुत्व, आधिपत्य कहते किसे हैं? ये होता क्या है देखते हैं। जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक दबदबा मौजूद हो तो उसे प्रभुत्व या हेजीमनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैक्स वेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? वर्ग, दल, पार्टियां, वर्ग, परिस्थिति, परिस्थिति। राइट आंसर क्या है? दल, पार्टियां। दल से तात्पर्य राजनीतिक दल से है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, जीवन के लिए जंगली बनना, 7 बिलियन सपने एक ग्रह। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 यानी 1972 को मनाया गया था। ये किसके द्वारा मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNCP द्वारा। प्रत्येक
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक थीम निर्धारित की जाती है। अब जैसे बात करें कि 2019 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण, और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है जैव विविधता। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, कौन सा व्यवहार? जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, इस बारे में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अब फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दे रहे हैं? रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, नियम। राइट आंसर क्या रहेगा? नियम। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक नियम से आशय समाज में प्रचलित उन परंपराओं रीति रिवाजों से है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा समाज के सभी सदस्यों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य किसी विषय विशेष के संदर्भ में समान आचरण या व्यवहार करते हैं। सामाजिक नियम मानव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा का प्रचालनीकरण यानी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, अवधारणात्मक शोध करना, नई परिस्थिति का प्रचालन करना। राइट ऑप्शन क्या है? अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? अवधारणा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा कहा जाता है। अब प्रचालनीकरण क्या होता है? प्रचालनीकरण एक स्पष्ट अवधारणा को परिभाषित करता है ताकि ये स्पष्ट रूप से अलग, मापने योग्य और अनुभवजन्य अवलोकन द्वारा समझा जा सके। मतलब प्रचालनीकरण अवधारणा के विस्तार को परिभाषित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है? समग्र संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है। तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं? एफ टॉनिज, इरविंग गॉफमैन, टलकट पार्सन्स, कार्ल मैनहाइम। राइट आंसर क्या रहेगा? इरविंग गॉफमैन। अब देखो, समग्र संस्था यानी टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है? समग्र संस्था कार्य और निवास का वो स्थान है जहां अधिक संख्या में समान रूप से स्थित लोग विस्तृत समुदाय से काफ़ी समय के लिए अलग रहते हैं और साथ में जीवन का एक औपचारिक रूप से प्रशासित दौर का नेतृत्व करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है। कोविड का सर्वोत्तम वर्णन, ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। पति रोगी का जीवन बिताता है, पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, नातेदारी का व्यवहार यानी एक किनशिप यूसेज, पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। राइट आंसर क्या है, पति रोगी का जीवन यानी इनवैलिड जीवन बिताता है। कोविड मतलब सह प्रसविता। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड शब्द को 1865 में मानव विज्ञानी ईवी टायलर जी द्वारा दिया गया था या गढ़ा गया था। कोविड प्रथा संसार की कुछ आदिवासी जातियों में देखने को मिलती है और भारत में ये टोडा और खासी जनजातियों में ये प्रथा देखी गई है। इस प्रथा में पुरुष को स्त्री के प्रसव काल से संबंधित उन सभी निषेधों एवं क्रियाओं का पालन करना होता है जिनका पालन उसकी पत्नी प्रसव काल में करती है, जैसे नदी नाले ना लांघना, भोजन संबंधी निषेध आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। दुर्खीम के अनुसार क्या, समाज में निम्न विनियमन मतलब समाज में सामंजस्य न बिठा पाना, यह किस प्रकार की आत्महत्या होगी, किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। समाज में निम्न विनियमन, समाज में कम सामंजस्य बिठा पाना, तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं, अहंकारी, भाग्यवादी संबंधी, भाग्यवाद संबंधी, परार्थी और नामन विकारी। ये क्या होगा, एनोमी यानी नामन विकारी या फिर मानकहीनता। दुर्खीम के अनुसार जब सामाजिक जीवन में अत्यधिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण जैविकीय सुदृढ़ता की स्थिति में अपेक्षित सामाजिकता, सामूहिक चेतना तथा प्रकार्यात्मक निर्भरता की क्षमता का अभाव हो जाता है, तब व्यक्ति इन परिस्थितियों में समाज से अलग थलग पड़ जाता है। दुर्खीम इसे प्रतिमानहीनता या मानक शून्यता की स्थिति कहते हैं। अतः समाज से अलगाव और समूहगत संबंध के अभाव के कारण की गई आत्महत्या प्रतिमान मूलक आत्महत्या है। इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 रूप बताए हैं, 3 प्रमुख रूप बताए हैं। ठीक है, और कौन कौन सी, अहमवादी, परार्थवादी और एनोमिक का विस्तार से विश्लेषण किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आत्महत्या का एक अन्य स्वरूप जिसे भाग्यवादी आत्महत्या की थोड़ी चर्चा भी की है उन्होंने। ठीक है, भाग्यवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति अत्यधिक नियंत्रण के कारण गुलाम लोगों में अधिक पाई जाती है। टोटल 4 ही प्रकार हो गए, मुख्य 3 थे। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है। जादू क्या है, पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, बी मैलिनोव्स्की, जे फ्रेजर यानी जेम्स फ्रेजर, इमाइल दुर्खीम, ईवी टायलर। राइट आंसर क्या रहेगा, बी मैलिनोव्स्की। ठीक है, जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है। मैलिनोव्स्की जी ने जादू का वर्णन अपनी पुस्तक कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक में किया है, जो 1935 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैकाइवर ने 2 प्रकार के जादू बताए हैं, एक काला जादू और दूसरा सफ़ेद जादू। काले जादू का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है और सफ़ेद जादू का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ रिसर्च कोडिंग इज इसेंशियल, यानी शोध के किस चरण के दौरान कोडिंग आवश्यक है, कूट संकेतन आवश्यक है। स्टेप ऑफ रिसर्च में किस चरण के दौरान कूट संकेतन आवश्यक है। इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, बिफोर ड्राइंग ए सैंपल, बिफोर कलेक्टिंग डाटा, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा। राइट आंसर क्या है, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा, यानी संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद। ठीक है, शोध के किस चरण के दौरान कोडिंग आवश्यक है, तो संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ डाटा ऑफ कलेक्टेड डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक। एल ड्यूमोंट जाति के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक, तो किसके प्रतिपादक हैं, संरचनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, लुईस ड्यूमोंट ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किकस में जातीय संस्तरण पर चर्चा की है। भारत के धर्म और समाज के अध्ययन में ड्यूमोंट ने हॉलिस्टिक उपागम यानी समग्रात्मक उपागम और संरचनावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिंदू विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को केंद्रीय महत्व दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।